बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ऑलरेडी अपना क्लास 5 का यूनिट 1 इंग्लिश का यूनिट 1 जो है वो द वर्ल्ड इन अ वॉल की हम रीडिंग और ट्रांसलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम उसकी कम्प्रीहेंशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो इस यूनिट की जो एक्सरसाइज ए और जो इसकी एक्सरसाइज बी है वो हम आज इसकी पूरी देखेंगे। इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और इसके डिक्टेशन वर्ड्स और मीनिंग्स आप लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें आज हम सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द ए पार्ट एंड एज यू कैन सी दैट द ए पार्ट इज़ द कम्प्रीहेंशन पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेयर डज जिराल्ड हंट फॉर एनिमल्स एंड वाई इज़ इट अ गुड प्लेस टू फाइंड दैम। अगर आप लोगों ने जो ये चैप्टर है, ये स्टोरी अच्छे तरीके से पढ़ी है और अच्छी तरह से आपको ये जो है इसके पूरे सीक्वेंस आपको अगर याद है और इसको समझ के अगर आपने पढ़ा है वाइल योर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन, तो फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक मुश्किल आ सकती है आप लोगों को, और वो ये कि आप लोगों को खुद से इंग्लिश में आंसर जो लिखना है उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ की डिफ़िकल्टी ख़त्म करने के लिए मैं आप लोगों को एक ईजी सी प्रूवन एक टिप मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम आमतौर पे अपनी नेशनल लैंग्वेज उर्दू में ही बात करते हैं, उर्दू ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और उर्दू में ही हमें चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। और दुनिया की हर जो कौम है उसने जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो अपनी नेशनल लैंग्वेज में चीज़ों को समझती हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको उन्होंने खाली एक लैंग्वेज के तौर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके वो सारी वो चीज़ें सीखते हैं इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज, लेकिन ये नहीं कि उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए वी नीड आर नेशनल लैंग्वेज, दैट इज़ उर्दू। ठीक है, और फिर आगे उसको इम्प्लीमेंट, यानी कि अब ये इंग्लिश का जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हमने कैसे सीखनी है अपनी नेशनल लैंग्वेज से, और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम सबको पता है, वो हम उर्दू में अगर कोई हमें कहे कि हम इसका आंसर दें तो हम जल्दी से दे देंगे इसका आंसर। ठीक है, तो लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि आपने इंग्लिश में इसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, बगैर किसी की हेल्प के, सिर्फ उसी चीज़ को जो आप उर्दू में बोल रहे हैं उसी को आपने इंग्लिश में लिखना है, तो आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे एंड यू विल गेट कंफ्यूज कि जी ये क्या हमें कह दिया और जी हमें तो ये आता ही नहीं है और ये और वो, जबकि आपको वो आता होता है, लेकिन वो अपनी नेशनल लैंग्वेज में आपको आता है और वो सिर्फ आपको कन्वर्ट नहीं करना आता इंग्लिश में। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि यही इसका आंसर जो आपको उर्दू में आता है उसको आपने उर्दू में लिख लेना अपने पास। ठीक है, यानी कि बाज़ लोग अगर सिर्फ उर्दू में सोचना ही चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है, बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि बच्चों के लिए ये टेक्निक सबसे ज़्यादा बेहतर है कि वो उर्दू में जो उन्हें आंसर आता है उसको लिख लें। ठीक है, और फिर उसी उर्दू के लिखे हुए आंसर को वो ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश में। कुछ मिस्टेक्स होंगी नो डाउट, ठीक है, लेकिन वो मिस्टेक्स हम मिल के दूर कर सकते हैं। मैं, आपकी प्रिंसिपल, आपके जो टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स, हम सब आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये कि कम से कम आप लिखना तो स्टार्ट करें अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम सबको पता है कि वेयर डज जिराल्ड हंट फॉर एनिमल्स। जिराल्ड एनिमल्स को कहाँ पे जो सा वो ढूंढता था और कहाँ पे उनको तलाश करता था, तो ये हम सबको पता है कि जिराल्ड हंट्स फॉर द एनिमल्स इन एन एंशिएंट ब्रिक वॉल दैट हैज़ क्रैक्स ऑल ओवर इट एंड वाई इज़ इट अ गुड प्लेस टू फाइंड दैम। यानी कि इस वॉल में उसको क्या, यानी कि क्यों वो इस वॉल में ढूंढता था चीज़ें और ये क्यों एक अच्छी जगह थी उसके लिए, क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ क्रिएचर्स लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ दिस ओल्ड ब्रिक वॉल। यानी कि इसका आंसर ये है, जैसे आप उर्दू में इसका आंसर लिख सकते हैं कि जी जिराल्ड एक बहुत कदीम पुरानी जो एंशियंट ईंटों की बनी हुई जो दीवार थी, ब्रिक वॉल, और उस पर क्रैक्स थे पूरी तरफ, और उसको किसी ज़माने में वो है प्लास्टर किया गया था, लेकिन अब वो प्लास्टर उसका जगह जगह से जो है वो फूला हुआ था और उखड़ा हुआ था। ठीक है, और इस दीवार में क्या थे, क्रैक्स बने हुए थे हर तरफ, और इन क्रैक्स के अंदर ये किस लिए अच्छी जगह थी एनिमल्स को हंट करने के लिए, क्योंकि इन क्रैक्स के अंदर, इस ब्रिक वॉल के अंदर जो इतने सारे क्रैक्स बने हुए थे, क्रैक्स का पूरा एक नक्शा बना हुआ था, उनके अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स रहते थे। और वो क्रिएचर्स कौन कौन से थे वो आप सबको पता है कि उनमें लिजर्ड्स थी, टॉड्स थे, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड मॉथ्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसका आंसर ये होगा कि जिराल्ड हंट्स फॉर एनिमल्स इन एन एंशिएंट ब्रिक वॉल that has cracks all over it and it is a good place to find animals because many different creatures live in the cracks of the wall। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, मेक 2 लिस्ट ऑफ एनिमल्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। यानी कि 2 आपने लिस्ट बनानी है और उनकी हेडिंग्स आपने क्या देनी है। एक हेडिंग आपने देनी है ये वाली, एनिमल्स दैट जिराल्ड फाइंड्स ड्यूरिंग द डे, यानी कि वो वाले जानवर जो जिराल्ड को नजर आते थे दिन के टाइम। ठीक है, और दूसरी हेडिंग आपने देनी है एनिमल्स दैट जिराल्ड फाइंड एट नाइट। यानी कि ये 2 हेडिंग्स आपने, और दरमियान में आपने इस तरह लाइन लगा देनी है। और ठीक है, यहाँ पे आपने नंबर 1 लिखना है एनिमल का नाम जो उसको दिन में नजर आते थे। दिन में उसे क्या क्या नजर आता था, दिन में उसे नजर आते थे हंटिंग वैस्प्स। ठीक है, वैस्प होते थे, या आपको बुक में से, स्टोरी में से मिल जाएंगे। ठीक है, इजीली। और अब यहाँ पर होते थे जी कैटरपिलर्स। ठीक है, कैटरपिलर्स, और फिर स्पाइडर्स होते थे। इस तरह करके आपने ये अपनी लिस्ट जो है वो बनानी है। ठीक है, और इस साइड पे इस लिस्ट के नीचे आपने लिखना है कि जो उसको रात के टाइम नज़र आते थे, रात के टाइम उसको क्या क्या नज़र आते थे, टॉड्स, यानी कि वो जो मेंढक होते थे, ठीक है, वो निकलते थे रात के टाइम, और गिकॉक्स होती हैं
मैंने आपको बताया था कि ये जो घरेलू छिपकलियाँ होती हैं ये जो दीवारों पे चल रही होती हैं, और क्रेन फ्लाइज और मॉथ्स, ये आपने पूरा इधर जो है वो पूरा इस तरह लिख लेना। ये इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एक्सप्लेन हु द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपन्स टू देम इन द टेक्स्ट। लैरी और रोजर। लैरी कौन था? लैरी उसका जो ऑथर है उसका बड़ा भाई था। लैरी वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ द ऑथर, ठीक है। और उसके साथ क्या हुआ था कि ही बिकेम अफ्रेड ऑफ, उसके साथ क्या हुआ था कि उसने ही हेल्ड अ मैच बॉक्स इन विच द ऑथर हैड केप्ट हिज स्कॉर्पियंस एंड हर बेबीज़ एंड हिज ब्रदर। उसका जो लैरी, उसका जो ब्रदर था, उसने वो माचिस की डब्बी पकड़ ली थी जिसमें ऑथर ने अपना स्कॉर्पियन और उसके बच्चों को उसने रखा हुआ था, ठीक है। तो वो अपनी सिगरेट जलाने लगा था लैरी, लेकिन वो जैसे ही उसने माचिस की डब्बी खोली तो उसमें से वो स्कॉर्पियंस निकल आए और पूरे घर में जो है वो हंगामा मच गया, ठीक है। ये है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा जिराल्ड्स ओल्डर। इसी उर्दू वाले को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जिराल्ड्स ओल्डर ब्रदर, Larry was Gerald's elder brother and he used to smoke cigarette, and when he held the matchbox in his hand to light his cigarette, he flings his arm out when he sees the scorpion. He does not share Gerald's love of animals. The shock of the incident makes him scared of matchboxes. यानी कि उसको क्या हुआ था, इसका पूरा आपने उर्दू में आपने लिख लेना पहले और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अच्छा, दूसरा करेक्टर है इसमें जी रोजर, ठीक है। रोजर कौन था? रोजर था उसका ऑथर का डॉग था, ठीक है, और वो उसके साथ साथ था बस, ठीक है। और इसका आप यही लिखेंगे कि रोजर वॉज द डॉग, अ पेट डॉग, एंड ही बार्क्स वाइल्डली व्हेन द इंसिडेंट हैपन्स। जिराल्ड टेक्स हिम ऑन वॉक्स, ही इज़ अ फ्रेंड टू जिराल्ड, ठीक है। रोजर जो है वो उसका डॉग था और वो हर वक्त जिराल्ड के यानी ऑथर के साथ साथ रहता था। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है व्हाट डज जिराल्ड थिंक द फीमेल स्कॉर्पियन इज़ वेयरिंग, व्हाट गिव्स हर दैट अपीयरेंस। इसका जो आंसर है वो आपको आपकी स्टोरी में मिल जाएगा जहाँ पे वो स्कॉर्पियन को देखता है सबसे पहली दफ़ा, ठीक है। तो उसको क्या लगा था? उसको लगा था कि अ फीमेल, जिराल्ड थिंक द फीमेल स्कॉर्पियन इज़, इसका ये जो आंसर है ये इधर से आपने अपने क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करना। जिराल्ड थिंक्स द फीमेल स्कॉर्पियन इज़ वेयरिंग अ पेल फॉन फर कोट, ठीक है। व्हाट गिव्स हर दैट अपीयरेंस, और लेकिन वो फर कोट नहीं था। ये अपीयरेंस उसको किस वजह से उसको मिल रही थी स्कॉर्पियन को? On closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. ये इसका आंसर है और ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 3 के 4th पैराग्राफ में आपको ये आंसर जो है इसका मिलेगा, ठीक है। Now the next question is why does Gerald forget about the scorpions after he has put them in the matchbox? Gerald forgets about the scorpions because as he entered his house the meal was ready and he got busy in ईटिंग हिज डिनर या ईटिंग हिज लंच, ठीक है। यानी कि जैसे ही जिराल्ड जो है वो घर में आया तो वो इसलिए भूल गया अपने स्कॉर्पियंस के बारे में कि घर में आगे खाना लग रहा था और फिर उसको अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना पड़ा। व्हाट हैपन्स टू जिराल्ड्स मदर ड्यूरिंग द काउज एट द एंड ऑफ द लंच, यानी कि इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा आपके पेज नंबर 5 पे, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है मदर हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रेथ एंड सैट गैस्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल अनएबल टू प्रोटेस्ट इवन। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जी व्हाई डज जिराल्ड स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली इन द आफ्टरनून। जिराल्ड स्टे अवे, वाई डज़। अच्छा, इसमें आपने जो है एक चीज़ का ख्याल रखना है पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के हमेशा हमने उसी टेंस में आंसर देना होता है जिस टेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर तो प्रेजेंट टेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो वी विल आंसर इट इन द प्रेजेंट टेंस। अगर हमसे पास्ट टेंस में पूछा गया है तो वी विल आंसर इट इन द पास्ट टेंस। तो जहाँ पर इज़, डज़ और ये चीज़ें आएंगी, इज़, डज़, ये सब होते हैं प्रेजेंट टेंस। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ वाई डज जिराल्ड स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली इन द आफ्टरनून, कि वो दोपहर को जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद वो अपनी फैमिली से दूर क्यों चला गया था। वो इसलिए दूर चला गया था कि वो उसे जो है वो बुरा भला ना कहें। इस इंसिडेंट पे वो काफ़ी गुस्सा थे एंड वो चाहता था कि वो उनको जो सा थोड़ी स्पेस दे और उनसे थोड़ा दूर रहे, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि जिराल्ड स्टेज अवे फ्रॉम द फैमिली इन द आफ्टरनून बिकॉज ही नोज दे ब्लेम हिम फॉर द इंसिडेंट दैट हैपेंड अर्लियर एट लंच एंड वॉन्ट्स टू कीप आउट ऑफ देयर वे, ठीक है। यानी वो उनकी नज़रों से दूर रहना चाहता था। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ द इंसिडेंट। रिपरकशंस का आपको जो है वो मीनिंग मैंने पहले ही बताया होगा। रिपरकशंस का मीनिंग है अनवांटेड रिजल्ट, अनचाहा नतीजा। तो इस पूरे इंसिडेंट के अनचाहे नतीजे क्या हुए थे, ये इसका जो है इसका बिल्कुल लास्ट उसमें आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा The worst repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop
द ऑथर फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड एंड गॉट हिम अ ट्यूटर। यानी कि इसका क्या हुआ कि उसकी जो मदर थी उसने उसको रोक दिया ये एनिमल्स वाला पूरा एडवेंचर करने से और उसको एक ट्यूटर ला के दे दिया और उसकी पढ़ाई को स्टार्ट करने का कहा। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, द रिपरकशंस ऑफ द इंसिडेंट आर, एक तो लैरी को जो है वो मैच बॉक्सेस से फोबिया हो गया था, दैट लैरी डेवलप्ड अ फोबिया ऑफ मैच बॉक्सेस एंड हिज मदर डिसाइड्स टू स्टॉप जेराल्ड फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड बाय गेटिंग हिम अ ट्यूटर। अब इसका नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। व्हाई डू यू थिंक दिस चैप्टर इज कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल? वर्क विद अदर्स टू फिल इन द वेन डायग्राम बिलो विद द नेम्स ऑफ द क्रिएचर्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। ये यहाँ पे ये फर्स्ट वाला इसका आप ये छोड़ दें, ठीक है, ये हम बाद में कर लेंगे, या इसको हम ओरल जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि वर्ल्ड इन अ वॉल जो है वो क्यों इस चैप्टर को कहा गया है, क्योंकि इस वॉल के अंदर उसे बहुत सारे जो है वो क्रिएचर्स नज़र आते थे और मिलते थे, तो उसको ये जो वॉल थी वो एक वर्ल्ड के तौर पे लगती थी, एक एनिमल वर्ल्ड के तौर पे, ठीक है, तो इसलिए इस स्टोरी का टाइटल जो है वो वर्ल्ड इन अ वॉल रखा है। वर्क विद अदर्स, अब उन्होंने ये यहाँ पे कहा कि प्रे जो है, प्रे यानी कि जो शिकारी थे वो कौन कौन थे, वो थे यहाँ पे वो थे जी फ्लाइज थी, ठीक है, और कैटरपिलर्स और जो बीटल्स थे, ठीक है, ये बीटल्स यहाँ पर आ जाएगा, क्रेन फ्लाइज, मॉथ्स, कैटरपिलर्स, बीटल्स, ये सब थे, ठीक है, और प्रीडेटर कौन थे, लिजर्ड्स और स्पाइडर्स, और दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में ये आएगा कि जो प्रे भी थे और प्रीडेटर भी थे, यानी कि जो शिकार भी थे और शिकारी भी थे, तो इधर जो हैं वो सब आ जाएंगे, स्पाइडर्स, टोड्स, गिकोज, हंटिंग, यानी कि लिजर्ड्स के अलावा यहाँ पर बाकी सब जो हैं वो उनका आपने यहाँ पे आपने उनका लिखना है सिंपली जो दिन के टाइम जो है वो रात के टाइम नज़र आते थे सारे, ठीक है, यहाँ पर आपने इधर दरमियान में लिख देना जो दिन के टाइम नज़र आते थे उसको क्रिएचर्स, और यहाँ पर आपने लिख देना लिजर्ड्स एंड स्पाइडर्स, क्योंकि लिजर्ड्स ऐसी थी जो इन सब का शिकार कर लेती थी, ठीक है। अब इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं इसका, आंसर द फॉलोइंग, ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, हु फॉरगॉट एंड व्हाट डिस्ट्रैक्टेड हिम, द ऑथर फॉरगॉट एंड द लंच डिस्ट्रैक्टेड हिम। इसका आपने सिंपल एक एक लाइन में आंसर देना है। व्हाई डिड ही कैप्चर द क्रिएचर्स, ही कैप्चर द क्रिएचर्स टू सी देम ग्रोइंग, ठीक है, उसने वो क्रिएचर जो था स्कॉर्पियन, उसके बच्चों को क्यों पकड़ा था और उसको, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो किस तरह बड़े होते हैं, ठीक है, ही वॉन्टेड टू सी देम ग्रो। वेयर वर द कैप्चर्ड क्रिएचर्स, द कैप्चर्ड क्रिएचर्स वर इन अ मैच बॉक्स, ठीक है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, द ये जो है वो आप छोड़ दें, ये हम पहले भी इसका आंसर दे चुके हैं कि वो क्या होता है कि वहाँ पे पूरा जो है वो मैच बॉक्स, उसका भाई जो है वो अपनी सिगरेट जो है वो जलाने लगता है, तो वो मैच बॉक्स जैसे ही पकड़ता है उसे खोलता है तो उसमें से सारे स्कॉर्पियंस और वो सब निकल आते हैं बाहर, और फिर सब जो है वो डर जाते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं, कोई उन पर पानी फेंकता है, कोई कुछ करता है, ठीक है, तो ये सारा वो हंगामा होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज वर्किंग विद वर्ड्स, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, यू विल फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी, ठीक है, इन सब को आपने अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। सेंटेंसेस बनाने का भी वही तरीका है कि जो सेंटेंस आपको इन वर्ड्स के आपको बल्जिंग का आपको मतलब पता है ना उर्दू में कि फूला हुआ, ठीक है, तो आपने उस फूला हुआ को आपने उर्दू में कोई सेंटेंस बनाना है, ठीक है, और उसको आपने फिर ट्रांसलेट कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे बना सकते हैं कि जी उसकी जेबें नोटों से भरी हुई थी, या उसकी जेबें जो है वो किसी खाने वाली स्वीट्स से भरी हुई थी, ठीक है, हिज पॉकेट्स वर बल्जिंग विद स्वीट्स, या रुपीज़ या कुछ भी इस तरह करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम आ जाते हैं जी कलेक्टिव नाउन्स की तरफ। हियर आर सम कॉमन कलेक्टिव नाउन्स, कैन यू मैच देम करेक्टली एंड राइट देम इन योर नोटबुक। एग्जाम्पल, अ स्वार्म ऑफ बीज, कलेक्टिव होता है यानी कि पूरा एक जमा किसी चीज़ की, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स हम कहते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एक इकट्ठा नाम दे दिया जाए, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे उन्होंने जो है ये बताया हुआ है, और ये मैंने इसको जो है वो सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। रेंज का मतलब होता है अ रेंज ऑफ हिल्स, कॉलोनी किसकी होती है, एंड्स की होती है, हीप ऑफ स्टोन्स, फ्लॉक होता है शीप्स का, और हर्ड होता है काउस का, और पैक होता है हुंड्स का, ठीक है, हुंड्स ये जो भेड़िए होते हैं। यहाँ पर लिटर है पपीज़, यानी कि ये जो डॉग के जो बेबीज़ होते हैं उनका वो जो सारे होते हैं उनको इकट्ठा हम क्या कहते हैं, लिटर, अ लिटर ऑफ पपीज़। और फ़िश का क्या होता है, अ स्कूल ऑफ फिश। और डेक किसका होता है, कार्ड्स का होता है, ठीक है, अ डेक ऑफ कार्ड्स। बंच किसका होता है, कीज़, अ बंच ऑफ कीज़। पैक, अ पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है, पैक यहाँ पर भी आया था पहले, ठीक है, और हॉर्न्स भी भेड़ियों को कहते हैं और वुल्व्स भी भेड़ियों को कहते हैं। तो दिस वाज द कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सरसाइज